graduation from Kisan College Sosarai in 1982 with fourth rank in the university. और जैसे मैंने कहा, he did post graduation from this department only in the year 1986 with a record percentage at that time 82%, and जिसमें से theory में 84% था. हेलो दोस्तों, पंकज मंगेज में स्वागत है आप सभी का। आज जैसा कि आज 22 तारीख है और अभी निकल रहे हैं लाइब्रेरी, और उसके बाद फिर एक मेरे दोस्त के पिताजी आने वाले हैं, तो उनसे मिलना है। उसके बाद प्रोग्राम है आपको मेरे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ही, VC साहब का, बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं तो वहाँ भी चलेंगे, देखेंगे टाइम मिलेगा तो, क्योंकि क्लास सब फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है, सबसे पहला जो है क्लास, उसके बाद ही कुछ और। तो क्लास के बाद ही लोग आएंगे तो उनसे मिलेंगे। 2 लोग आ रहे हैं, एक मेरा दोस्त आ रहा है और एक उसके पिताजी आ रहे हैं, तो क्योंकि उनका कुछ डिग्री का काम है तो देखते हैं। उसके बाद फिर 1:30 से 2 बजे बाद प्रोग्राम होगा तो यहाँ जाएंगे, अन्यथा फिर नहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम जब होगा तभी। तो आप सब बने रहिए, आप सभी को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आज का ब्लॉग में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप सब बने रहिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। Due to some academic engagement at Rajbhavan Patna, but his blessings are with us. Research scholar कल्पना जी से हमारे बीच की नोट स्पीकर डॉक्टर इंद्रजीत कुमार सर का स्वागत करने के लिए मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अतुल सर से अनुरोध करती हूं कि उनका स्वागत शॉल और मेमेंटो प्रदान कर उनका स्वागत करें और सम्मान करें। करें और सम्मान करें। सर स्वागत करने के लिए मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पार्थ प्रतिम सर से अनुरोध करती हूं कि उनका स्वागत कर और मोमेंटो प्रदान कर उनका सम्मान करें। सर अगली कड़ी में मैं इंट्रोडक्टरी स्पीच के लिए डीन ऑफ साइंस प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सर को ससम्मान आमंत्रित करती हूं कि वो डैश पे आए और 2 शब्द बोले। विराजमान आज के इस विषय के मुख्य वक्ता डॉक्टर इंद्रजीत कुमार सर, HOD केमिस्ट्री, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। मंच पर विराजमान अपने विश्वविद्यालय के सुपरिचित वरिष्ठ प्राध्यापक मुकेश जी, और इस सभागार में बैठे हुए सभी कई विभागों के अध्यक्ष, शिक्षक, शोध छात्र एवं अन्य सभी छात्र। यह ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल है ही है, चिंता भी ग्लोबल है, क्योंकि औद्योगिक विकास जब हुआ तो औद्योगिक विकास के कारण हम लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिली। स्वाभाविक बात है कि बैलगाड़ी के युग से हम लोग प्लेन एज में आ गए, यह विज्ञान की देन है। लेकिन इसके साथ साथ एक अभिशाप भी आया। अभिशाप क्या आया कि उद्योग जो लगाया जाता है, उद्योगपति कोई धर्मता के लिए उद्योग नहीं लगाता, उसका एकमात्र मोटो होता है धन पैदा करना, संपत्ति पैदा करना, लाभ लेना, प्रॉफिट कमाना।
अब इसमें वह नहीं देखता है कि जो हम काम करने जा रहे हैं इससे समाज को क्या फायदा होना है, यह जो हमारा प्रकृति है इसको क्या नुकसान होने वाला है। तो रिसोर्सेस के, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग तो नहीं कहेंगे, दुरुपयोग किया गया, गड़बड़ हो गया। और इस संतुलन के गड़बड़ होने से पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन सबसे पहले जब जापान में मछली मारने के लिए नौकाएं जब जाने लगी और जब मछलियाँ वहाँ पर आई तो सभी विषैली मछलियाँ थी, लोग खा करके उसको बीमार पड़ने लगे, वो मरने लगे। यह लगभग 70 के दशक की बात है। तो लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता लगा कि जो कल कारखाने इसके जो मलबे निकलते हैं समुद्र में जाते हैं उससे पानी पोल्यूटेड हो गया है, और जो मछलियाँ इसको खा रही वो खुद पोल्यूटेड हो गई, जहरीली हो गई, और उससे आदमी खाने पर उसकी मौत हो रही है, कई प्रकार की बीमारियाँ हो रही है। खास करके बड़े बड़े जो महानगर थे उन महानगरों में ध्वनि प्रदूषण अन्य सब इसके चलते कई प्रकार की बीमारियां होने लगी, लोगों को सुनने में, देखने में, इस सब में परेशानी होने लगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो परेशानी हुई वह हुई कि धरातल का तापमान बढ़ने लगा। समस्या नजर आ रही है। कहते हैं कि ज़्यादा छेड़छाड़ करना किसी के सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, और फिर प्रकृति जिसके साथ हमारा जुड़ाव हमारे होने या ना होने से संबंधित है, अगर हमने वहाँ पर छेड़छाड़ की तो फिर हमें कौन बचाएगा। बुद्धिज्म में, मतलब बुद्ध धर्म के अंतर्गत ये बात कही जाती है, प्रतीत्य समुत्पाद, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता की बात करते हैं। एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, एक दूसरे के ऊपर हमारे होने या ना होने का भाव टिका हुआ है। तो अगर हमने यहाँ पर कुछ गलत किया और बिना कोई प्रावधान किए किया, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले जब विषय प्रवेश करा रहे थे प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार जी, तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई और उसी समय से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा जहाँ खतरा बहुत ज़्यादा होने वाला था। डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, विकास ज़रूरी है, मगर विकास के साथ साथ हमें उन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए लंबे समय में सार्थक सिद्ध होने वाली हैं। तुरंत तो कुछ नहीं होता, निश्चित रूप से तुरंत कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हम तुरंत उम्मीद नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग टाइट्रेशन करते तो जैसे ही कलर चेंज हुआ तो होता था कि हाँ यहाँ रुक जाए। कुमार सर के प्रति मैं आभार ज्ञापित करती हूँ, धन्यवाद सर। आज कार्यक्रम के अगले कड़ी में आज की नोट स्पीकर के रूप में हमारे बीच इंद्रजीत कुमार सर उपस्थित हुए हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से। उनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पार्थ प्रतिम दास सर को आमंत्रित करती हूँ कि उनका इंट्रोडक्शन दें और उनके बारे में कुछ बताएं। थैंक यू कल्पना। आज से ऑलमोस्ट साल भर पहले तो मेरे पास अचानक से इंद्रजीत सर का कॉल आया। मैं थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से ही बोलूँगा। इंद्रजीत सर का कॉल आया कि मैं आपको नहीं जानता बट आपके डिपार्टमेंट के जो इनऑर्गेनिक के सीनियर फैकल्टी हैं उसको मैं जानता हूँ, और उनसे आपका मैं नंबर लिया और मैं कुछ बुक पब्लिश कर रहा हूँ, उसका एक कॉपी आपको देना चाहता हूँ। तो इस हिसाब से मेरा जान पहचान हुआ था। तो तब से फॉर्मल इनफॉर्मल चाहे जैसा ही कहिए एक रिलेशन है उनसे मेरा। तो इट इज़ ए ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू इंट्रोड्यूस हिम टू हिज alumni डिपार्टमेंट। एक्चुअली ही डिड हिज मास्टर्स फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट ओनली। सो मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ उनके बारे में। सर बिलोंग्स फ्रॉम फैजुल्लापुर विलेज इन नगरसुआ ब्लॉक ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट। ही डिड हिज matriculation from SS Academy Ekang Sarai in 1978, graduation from Kisan College Sosarai in 1982 with fourth rank in the university. और जैसे मैंने कहा he did his post graduation from this department only in the year 1986 with a record percentage at that time 82%, and जिसमें से थ्योरी में 84% था।
Not only that, in 1986 उस जमाने में सर was net JRF and correspondingly उसके बाद उन्होंने वो CSI या JRF थे उस टाइम, एंड उन्होंने यहाँ पे 1992 में JRF SRF के साथ उन्होंने अपना PhD कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने अपना टीचिंग जर्नी शुरू किया गवर्नमेंट राज कॉलेज दरभंगा में 1990 से 96। उसके बाद सेंट कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग 96 से 2004। उसके बाद पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग 2004 से आज तक। उन्होंने टोटल 14 बुक आज तक पब्लिश किए हैं। वहाँ पे क्लास 12 इंटरमीडिएट के लेवल से लेके एडवांस्ड पीजी तक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लोग सेकेंड सेमेस्टर में तुम लोग जानते होंगे या इवन फर्स्ट सेमेस्टर में इन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, फोर्थ सेमेस्टर में जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, यही दोनों बुक एक्चुअली उन्होंने मुझे दिया था। तो ये सब बुक भी उन्होंने लिखा है एंड आई हैव रेड दोज बुक्स। दोज आर वेरी मच योर सिलेबस फ्रेंडली। तुम लोगों के सिलेबस में जो है उसी हिसाब से वो लिखा हुआ भी है। इसके बाद नॉट ओनली दैट, उनका एक यूट्यूब क्लास चलता है आईके केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल करके, जिसमें 150 यूट्यूब वीडियोस है जहाँ पे आप लोग वेरी सिंपल लैंग्वेजेस में सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मेजर टॉपिक्स है पीजी लेवल से लेके नेट JRF तक, वो सर ने वहाँ पे एक्चुअली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोग देख सकते हैं उन चीज़ों को। उसके बाद सर ने यूनिवर्सिटी लेवल पे काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी होल्ड किए हैं। जैसे उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के वो कोऑर्डिनेटर रहे, बर्सर रहे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के, OSD एग्जामिनेशंस रहे, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर में भी उन्होंने काफ़ी टाइम सर्व किया, और अभी रिसेंट टाइम में वो नोडल ऑफिसर हैं टोटल 5 जगह पे, चांसलर पोर्टल, ई-सामर्थ, नाट्स, CUET एंड NEP 2002, 5 जगह पे वो नोडल ऑफिसर हैं। Along with that, he is also the director of PG Department of Biotechnology and also he is the head of University Department of Chemistry. So, without wasting any time further, because मैं जानता हूँ सर का अभी भाईवा है, सर थोड़ा जल्दी में है, तो मैं सर को इनवाइट करता हूँ। सर आप अपना इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वजन, रिसर्च स्कॉलर्स एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको वेरी वार्म गुड आफ्टरनून। मैंने बहुत सिंपल सा टॉपिक लिया है, लेकिन मेरे लिए यह गर्व का विषय है। मैं जहाँ पर 84 से लेकर 90 तक समय बिताया है, वहाँ पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। मैं इसी डिपार्टमेंट का एलुमिनस रहा हूँ। टॉपिक है फिजिको केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सारे लोग जानते हैं, लेकिन मैंने इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री से कोरिलेट करने का प्रयास किया है। Let us see first of all greenhouse. This is a kind of greenhouse which is made up of glass or fiber. ग्लास जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए ओपेक होता है, ओपेक नहीं है, उनकी क्या है, ट्रांसपेरेंट। ग्लास से शॉर्ट वेव रेडिएशन आर पार जा सकता है, लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन ग्लास को पार नहीं कर सकता। शॉर्ट वेव रेडिएशन such as UV and visible radiations coming from the sun enter the glass house. यदि ग्लास का बना हुआ घर है तो शॉर्ट वेव रेडिएशन इसमें प्रवेश कर सकता है। Deep short wave radiations are absorbed by the soil and the plants. रेडिएशन जो ग्लास हाउस में इंटर कर रहा है वह उसके अंदर के पौधों और उसके सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। जो बदले में क्या यूज करते हैं, इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज को थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं और यह लॉन्ग वेव रेडिएशन है। ये लॉन्ग वेव रेडिएशन ग्लास हाउस से बाहर नहीं निकलता है, उसी के अंदर या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा
या फिर रिफ्लेक्ट होगा। द IR रेडिएशन, जो कि एक लॉन्ग वेव रेडिएशन है, ग्लास हाउस से बाहर नहीं निकल सकता है। ग्लास हाउस के अंदर ही क्या होगा, या तो एब्जॉर्ब होगा या फिर रिफ्लेक्ट होगा। इसके कारण जो ग्लास हाउस है वो जाड़े के दिनों में भी क्या रहेगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ऐसे ग्लास हाउस को हम लोग ग्रीन हाउस कहते हैं और इस प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, सब लोग जानते हैं। अब इसको हम लोग इजीली एक इलस्ट्रेट किए हैं डायग्राम की सहायता से, और ये डायग्राम हैज बीन ड्रॉन बाय मी ऑन कंप्यूटर। दिस आर ड्रॉन बाय दिस इज ग्लास हाउस जिससे सन रे इंटर कर रहा है। सन रे का जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है ग्लास हाउस में इंटर कर गया, उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है सरफेस के द्वारा और कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ प्लांट्स के द्वारा। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे, इससे क्या निकलेगा, लॉन्ग वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन आया, एब्जॉर्ब हुआ और उसके बाद क्या निकलेगा, लॉन्ग वेव, जो कि ग्लास हाउस से बाहर नहीं जा सकता। नेचर ऑफ सनलाइट, sunlight is nothing but electromagnetic radiation. And what is electromagnetic radiation? An association of oscillating electric field and oscillating magnetic field in mutually perpendicular directions is called electromagnetic radiation. तो sunlight क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation. Composition of sunlight. Sunlight में बहुत सारे components हैं, लेकिन उसमें से main 3 है, UV radiation, visible radiation and IR radiation. These are the wavelengths, increasing order of wavelength. UV radiation क्या है, शॉर्ट वेव है, visible भी क्या है, शॉर्ट वेव, लेकिन IR क्या है, तीनों में अपना अलग अलग प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है, UV रेडिएशन में केमिकल इफेक्ट होता है, visible रेडिएशन में विजन इफेक्ट और लॉन्ग वेव रेडिएशन में आयरन इफेक्ट, इसलिए इसको थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं। रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग, इट इज फ्रॉम फिजिक्स। स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1 by lambda to the power 4। दिस इज रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उसका स्कैटरिंग उतना क्या होगा, कम होगा। ज़्यादा स्कैटरिंग किसका होगा, शॉर्ट वेव रेडिएशन। UV लाइट, इसका वेवलेंथ 220 नैनोमीटर से 320 नैनोमीटर है, वह एब्जॉर्ब हो जाता है किसके द्वारा, और बाकी भी बहुत सारा क्या होता है, द मेजर पोर्शन ऑफ द शॉर्ट वेव रेडिएशन इज स्कैटर्ड बाय हैंगिंग डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द अर्थ। मॉलिक्यूल भी स्कैटर करता है, रमन इफेक्ट। किसके द्वारा स्कैटरिंग होगा, गैसियस मॉलिक्यूल्स के द्वारा भी और dust particles के द्वारा। And now a very starting problem. Among visible radiations, violet color has the shortest wavelength. क्या रीजन हो सकता है? स्कैटरिंग तो सबसे ज्यादा किसका होगा? वायलेट में 7 कलर है, सातों का इंटेंसिटी समान नहीं है। ब्लू की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। एवं विजुअल रेडिएशंस, द ब्लू कलर हैज शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट तो नहीं कहेंगे, शॉर्ट है लेकिन इंटेंसिटी सबसे ज्यादा देगी। सबसे ज्यादा किसका है, ब्लू। रिजल्ट क्या होगा, ब्लू कलर डोमिनेट्स इन द लाइट स्कैटर्ड बाय हैंगिंग डस्ट पार्टिकल्स एंड